देयर वाज अ टाइम जब मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था, बट मैंने एक सपोर्ट रोल से डेटा एनालिटिक्स में स्विच किया था, वो भी बार्कलेज जैसी कंपनी में। एंड अभी रिसेंटली आई ट्रांजिशन फ्रॉम अ डेटा एनालिस्ट टू अ डेटा साइंटिस्ट। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में रीजन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि क्यों मुझे लगा कि मुझे अब डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंस में स्विच करना चाहिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो, मैं इसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, मैं ऐड कर दूंगी, यू कैन वॉच इट फ्रॉम हियर। इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और अ फ्रेशर और आप भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए या फिर डेटा साइंटिस्ट, विच वन इज बेटर और विच वन पेज बेटर की कंफ्यूजन में बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। मैं अपना पूरा का पूरा रोड मैप शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या फ्री रिसोर्सेज यूज किए थे एंड अपनी सैलरी को कैसे मैंने डबल किया, प्लस आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जिसे सुनने के बाद आप अपने लिए एक राइट डिसीजन ले पाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, मेरा जो सिनेरियो है ना, वो आपके सिनेरियो से काफी ज्यादा अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस था, वो भी 3 साल का। तो मेरे केस में मुझे सब कुछ स्क्रैच से सीखना नहीं पड़ा था और मुझे ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स आते थे, बट इससे आपको डिसहार्टेंड फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का काम कहां पर ओवरलैप करता है और कहां पर नहीं। सो एज अ डेटा एनालिस्ट, मतलब जब मैं डेटा एनालिस्ट की तरह से काम करी थी, मेरा दिन काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हुआ करता था। एग्जांपल, एसक्यूएल क्वेरीज लिखना, डैशबोर्ड्स बनाना, स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्ट्स क्रिएट करना, बेसिकली डेटा में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है का आंसर देना। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट क्वेश्चन शिफ्ट हो जाता है टू कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाना, उन्हें डिप्लॉय करना। इन टेक्निकल लैंग्वेज वी कैन से दैट आई मूव फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। मुझे पहले से ही बहुत सारे स्किल्स आते थे। फॉर एग्जांपल, एसक्यूएल हो गया, बेसिक डेटा फाउंडेशंस लाइक डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, उनसे फीचर्स बनाना। देन सेकेंडली, एक्सेल एंड पावर बीआई मुझे काफी अच्छे से आता था। ये दोनों ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। मैंने बहुत बार लोगों को एक्सेल को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए देखा है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जब बार्कलेज ज्वाइन किया था ना, लिटरली मेरा जो पहला साल था, मैंने सिर्फ एसक्यूएल और एक्सेल पर ही मैंने काम किया था। और अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में जाने के बारे में सोच रहे हो, इन दैट केस आप एक्सेल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जितना आप एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई में कंफर्टेबल रहोगे, उतना ही बेटर आपको अपना डेटा समझ आएगा और उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि आप एक बार खुद से सोच के देखो कि अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या एनालिसिस करनी है, तब तक डेटा में से इनसाइट्स आप कैसे निकालोगे। और अगर आप अपने रॉ डेटा से इनसाइट्स ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो कल को आप उस डेटा को यूज करके मॉडल्स कैसे प्रिपेयर करोगे। और ये सभी स्किल्स एक डेटा साइंटिस्ट के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये चीजें सीख रहे हो एज अ फ्रेशर, देन आई वुड से यू आर ऑलरेडी ऑन अ राइट पाथ। और अगर आप डेटा के किसी भी रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप ये 3 स्किल्स पर फोकस करो, देन बाद में बाकी चीजें कवर करने के बारे में सोचना। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से स्किल्स एकदम स्क्रैच से सीखे थे एंड मैं विदाउट एनी फिल्टर। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरे केस में भी मेरे लिए कुछ चीजें कंफर्टेबल थी, बट ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। तो इसीलिए अगर आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ ही प्रेपरेशन करना, वरना फिर एंड में आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। नंबर 1, पाइथन। तो देखो, मुझे ना एसक्यूएल पहले से आती थी, बट पाइथन मुझे बेसिक लेवल पर ही आती थी। जैसे कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि बेसिक प्रोग्राम लिख के दिखाओ, तो मैं वो लिख दूंगी। लूप्स की नॉलेज थी, फंक्शंस आते थे, डिफरेंट डेटा टाइप्स वगैरह आते थे, फाइल हैंडल करना एंड ऊप्स वगैरह के कंसेप्ट मुझे आते थे। एंड मैंने पैंडास एंड नंपाई में भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा हैंड्स ऑन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो डेटा साइंस के लिए मुझे अपने पाइथन को एक सीरियस लेवल पर लेकर जाना था, जिसके लिए आई मेनली फोकस्ड ऑन सबसे पहले तो पैंडास एंड नंपाई। ट्रस्ट मी, अगर आपको डेटा साइंस में आना है या फिर अगर डेटा एनालिटिक्स में भी जाना है, तभी भी आपको पैंडास एंड नंपाई बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आजकल लोग बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं कि एनालिटिक मतलब जिन लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है, उनको स्टैंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत ही कम ऐसे डेटा एनालिस्ट हैं जिनको एक्चुअली में पाइथन आती है, स्पेशली पैंडास एंड नंपाई। सेकेंड लाइब्रेरी वॉज स्काईपाई। थर्ड एंड फोर्थ मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं। ये सीखना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैंने मेनली स्काईकिट लर्न पे फोकस किया था, जो कि हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लिखने के लिए रिक्वायर्ड होती है। हियर आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप, जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा फॉलो की थी एंड मेरे जितने भी 1-on-1 सेशंस होते हैं, मैं हमेशा लोगों को ये चीज बोलती ही बोलती हूँ। तो आप लोग जब कोड करना सीखते हो ना किसी भी लैंग्वेज में, लाइक बी इट एनी लैंग्वेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, एनी, जावा, एनीथिंग, तो मैं आप लोग को ये बोलूंगी कि आप थ्योरी पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। आपका आइडियल मेथड ये होना चाहिए कि आपने 1-2 कंसेप्ट्स पढ़े और फिर आप उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आपको हायर लेवल पर जाना है, तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने भी ज्यादा आप बना सकते हो। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स। अब ये वो वाला पार्ट है जिसका नाम सुनकर आधे लोग ऑलरेडी भाग जाते हैं कि भाई हमसे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रहता है बहुत सारा मैथ्स। बट मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना आपको कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं लेने वाला है कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, और ना ही आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको पूरा का पूरा स्टेट्स पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं। आपको बस स्पेसिफिकली
उन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देना है जो कि हमें हेल्प करेंगे जब हम आगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएंगे। ऑल्सो टिप हियर विल बी कि अगर आप अपनी डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप ये ट्राई करना कि आप स्टैटिस्टिक्स के सारे कंसेप्ट्स कवर कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, न्यू स्किल सीखोगे, यू विल सी कि आप ना बहुत सारे टर्म्स देखोगे जो कि एक्चुअली में स्टैट्स के ही टर्म्स होंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट्स पहले से ही क्लियर होंगे ना, तो आपको वो वाले टॉपिक्स ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगे। मेरे केस में आई कवर दीज टॉपिक्स। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, जिसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम टाइप्स के मैंने कंसेप्ट्स कवर किए थे। सेकेंडली मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, जितने भी टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन ही कहते हैं शायद इसको, मुझे आई गेस मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग। अभी स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा। नंबर 3 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें मैंने पी वैल्यू, टी टेस्ट एंड ची स्क्वायर पढ़ा था। नंबर 4 इज कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये कंसेप्ट अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी में कवर किया हुआ है, और जितने भी न्यू लोग हैं जो लोग एक्चुअली में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि प्लीज वो लोग कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन जरूर कवर करें। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना, आपके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं तो दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके स्टैट्स के कंसेप्ट्स क्लियर एक बार हो जाते हैं तो मशीन लर्निंग सीखना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता है, बिकॉज इन द एंड एल्गोरिथम्स आर जस्ट अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। नंबर 3 मशीन लर्निंग। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मशीन लर्निंग सीखते टाइम ना ज्यादातर लोग एक्चुअली कोडिंग करने पर ध्यान देते हैं, और मेरे केस में भी मैं भी स्टार्टिंग में यही चीज करी थी, बट आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तो उसका इंट्यूशन पता होना चाहिए, मीनिंग आप लोगों को 3 चीजों पर फोकस करना है। नंबर 1, वो एल्गोरिथम काम कैसे करता है, यानी कि उस एल्गोरिथम के अंदर का लॉजिक क्या है, वो एल्गोरिथम डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। नंबर 2, आपको कब ये एल्गोरिथम एक्चुअली में अप्लाई करना है, यानी कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आप एल्गोरिथम यूज करोगे। नंबर 3, लिमिटेशंस क्या है, कहां पर ये एल्गोरिथम फेल करता है, और ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर ये काम नहीं करेगा। मैंने मेनली ना ये वाले एल्गोरिथम्स कवर किए थे, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में मैंने लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्सजी बूस्ट। ये बहुत ही बेसिक लेवल के एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग करने का सोच रहे हो तो यार ये तो आपको आने ही आने चाहिए। देन मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर में के मींस क्लस्टरिंग हो गया, पीसीए वगैरह हो गया, ये सारी चीजें मैंने कवर की थी। देन मैंने मॉडल इवैल्यूएशन में प्रिसीजन मॉडल, रिकॉल, F1 स्कोर, इस टाइप के मैंने कंसेप्ट कवर किए थे। वन टिप हियर विल बी कि जैसे जैसे आप एल्गोरिथम्स कवर करते जाओगे ना, ट्राई करना कि आप हर एल्गोरिथम के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ। अब आपको वो प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में नहीं लगाना है, बल्कि एक्चुअली में आपको वो एल्गोरिथम, ताकि आपको वो हैंड्स ऑन हो जाए, इसलिए बस आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हो तो आप चर्न मॉडल बना सकते हो, जिसमें कि वो प्रिडिक्ट करेगा कि कस्टमर चर्न करने वाला है या फिर नहीं। इससे ना आपकी जो लर्निंग है वो 10x फास्टर हो जाती है। नंबर 4 इज फीचर इंजीनियरिंग। दिस इज वन ऑफ द स्किल जो कि डेटा साइंस इंटरव्यूज में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जाती है। मोस्टली ना लोग मॉडल की एक्यूरेसी पर ही फोकस करते हैं, बट एक्चुअली में एक अच्छा फीचर ही एक एवरेज मॉडल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एक एडवांटेज था, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट मुझे डेटा के अंदर में ऑलरेडी पता था कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है एंड कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, और उसी बिजनेस साइंस ने मुझे फीचर इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपको अपने रॉ डेटा से मीनिंगफुल इनपुट्स बनाना है मॉडल के लिए। एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके पास कस्टमर का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो सीधा आप उसे अपने मॉडल के लिए यूज नहीं करोगे, आप उस रॉ डेटा के ऊपर अलग अलग टाइप्स के कैलकुलेशन करके देखोगे, जैसे कि लास्ट 30 डेज में कितने ट्रांजैक्शन हुए, एवरेज वैल्यू क्या आ रहे थे, कितने दिन वो कस्टमर इनएक्टिव था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम फीचर्स बोलते हैं। नंबर 5 वाज मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये मैंने एकदम एंड में सीखा था, बट अगर आप जेन्युइनली एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो डिप्लॉयमेंट का आइडिया होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप इसे ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉडल बना तो लिया, बट अब आप एक्चुअली में उसे किसी प्रोडक्ट या फिर सिस्टम में इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो इसके लिए मैंने फ्लास्क एपीआई के बेसिक सीखे थे स्टार्टिंग में, बट मैंने बाद में डॉकर पे स्विच कर लिया था, बिकॉज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डॉकर यूज करते हैं। बाय द वे, हर कंपनी अलग अलग टूल्स यूज करती है, कुछ लोग AWS यूज करते हैं, कुछ लोग अजर यूज करते हैं, बट मोर और लेस कंसेप्ट सब में सेम ही रहता है। दीज आर सम ऑफ द मैंडेटरी टूल्स जिनकी नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। फर्स्ट इज ऑब्वियसली जुपिटर नोटबुक, मॉडल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पाइथन प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड, गिट एंड गिटहब। ये तो देखो आपको आना ही आना चाहिए अगर आपको आईटी फील्ड में आना है। मतलब आप ये समझ लो कि, और यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, बीट एनी फील्ड, आपको गिट और गिटहब की नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। थर्ड, ML फ्लो, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए। फोर्थ, किसी भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। एंड फिफ्थ इज VS कोड, आप लोगों को आना ही आना चाहिए। और मैं बाकी के जो रिसोर्सेज जो मैंने यूज किए थे वो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। नंबर 1, कृष्ण नायक्स यूट्यूब चैनल। नंबर 2, कैगल्स फ्री कोर्सेज। तो कैगल पर ना आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, पाइथन से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, पैंडास, नमपाई, मतलब पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं। एंड जेन्युइनली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर बिगनर
फर्स्ट, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। नंबर 2, आप लोगों को वहां पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डायरेक्टली मिल जाती है। नंबर 3, स्टेट क्वेस्ट विद जॉश स्टामर ऑन यूट्यूब। अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देन ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर यू। यहाँ पर ना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, जैसे कि बेस थ्योरम हो गए, पी वैल्यू, पीसीए, ये सब कुछ मैंने यहीं से सीखा था। इट इज हाईली रिकमेंडेड। वन टिप हियर विल बी कि आप ना रिसोर्सेज से ज्यादा अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना। रोज ट्राई करना कि आप 2 से 3 घंटे डेटा साइंस को दे रहे हो। ये नहीं कि बस आपने 10 के 10 रिसोर्सेज आप खोल के बैठ गए, बहुत सारे लोगों के रोड मैप्स देख रहे हो मोटिवेशन के लिए। ट्रस्ट मी, वो बहुत ही फालतू का मोटिवेशन होता है। वैसे तो मैं भी अपने डेटा साइंस के एक इलैबोरेटिव रोड मैप पर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप लोगों को डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, प्रोजेक्ट्स क्या क्या बनाने हैं, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे रोड मैप्स कितने ज्यादा पसंद आते हैं, प्लस आप लोगों के लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बट इसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों को वो रोड मैप थोड़ा सा जल्दी चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ही ज्यादा नीड है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा सा वो वीडियो जल्दी लेकर आऊं। अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसके लिए आप लोग शायद से यहां तक वीडियो देख रहे हो, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, व्हिच वन इज बेटर। तो मैं ना आपको यहाँ पर कोई भी फालतू शुगर कोट करके इसका आंसर नहीं दूंगी कि यू नो व्हाट, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, नॉट एट ऑल। तो अगर मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं ना, तो ऑब्वियसली बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट विल बी बेटर इन अ लॉन्ग रन। और इसका बहुत ही सिंपल सा रीजनिंग दूंगी मैं आप लोगों को, दैट इज डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात होती है कि जिस भी फील्ड की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है उसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा कम रहता है, प्लस मनी वाइज अगर मैं बताऊं तो पैसे बहुत ही अच्छे मिल रहे होते हैं। बट अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि काफी लोग ये बोले कि अब इंटरेस्ट का क्या, पैशन का क्या। तो पहली बात तो अगर आपने डेटा एनालिस्ट फील्ड चूज किया है तो वो आपने इसीलिए चूज नहीं किया क्योंकि आपका वहां पर पैशन था। योर फर्स्ट रीजन वाज क्योंकि आपको कोडिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। सेकेंडली, यू वांटेड अ स्टेबल करियर विद गुड सैलरी, ना कि आपका कोई पैशन था या फिर आप बहुत ज्यादा एंथू थे। सो माय वाइज एडवाइस विल बी कि आप ना थोड़ी सी और मेहनत करने का ट्राई करो टू डबल योर सैलरी। और वैसे भी देखो, एक टाइम के बाद ना डेटा एनालिटिक्स फील्ड में भी आपका जो काम है वो डिफिकल्ट होने लग जाता है। वहां पे भी एक टाइम के बाद आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, अनलेस यू आर जस्ट मेकिंग डैशबोर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बट अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, जिसे कोई नॉलेज नहीं आईटी फील्ड की, तो आपके केस में एक डेटा एनालिस्ट से अपना करियर शुरू करना एकदम सही रहेगा। और जैसे जैसे आप अपने जॉब के साथ सीखते जाओगे, बाद में आप आराम से डेटा साइंस में स्विच कर सकते हो। और डेटा के रोल्स बहुत ही सारे होते हैं, क्या पता कि आपको कल को डेटा साइंस में इंटरेस्ट ना रह के डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ जाए। तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किसी भी एक रोल को चूज करना है और उसमें अपना सबसे पहला जॉब लेना है। सो वन टिप हियर विल बी कि फ्यूचर में आपको चाहे किसी भी डेटा के एक रोल में जाना हो, या फिर मे बी आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्योंकि रोज हम लोग एआई वगैरह की न्यूज सुनते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं, देन इन दैट केस टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट। तो ये था मेरा पूरा प्लान, जो कि मैंने एक्चुअली में फॉलो किया था डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंस में ट्रांजिशन करने के लिए। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स या फिर कहीं पे भी कंफ्यूजन है अपने प्रोफाइल के हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको एक डिटेल रोड मैप चाहिए डेटा साइंटिस्ट का, वो भी एकदम लेवल 0 से टू एडवांस लेवल, तो मुझे वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।